गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टू दी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम इंडियन पेनल कोड के पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे कि जो एक्सेप्शंस होते हैं वो क्राइम के क्या होते हैं। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको पता है कि मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि हमने जो लास्ट वीडियो में पढ़ा है उसका फटाफट क्विक रिविजन कर ले, सो दैट इट इज़ ईजी फॉर यू ऑल टू रिलेट वॉट एवर वी आर गोना स्टडी टुडे। सो हमने प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा था? हमने सबसे पहले पढ़ा था इंडियन पेनल कोड के बारे में कि कब इनैक्ट किया गया था। 1862 फर्स्ट लॉ कमीशन। और आपको एक नाम याद रखना है, एक बहुत ही मुख्य व्यक्ति, जेंटलमैन मिस्टर मैक्यूले के बारे में। क्यों? क्योंकि इन्होंने हेल्प करी थी इसको कोडिफाई करने की। इसको कब स्पीड अप किया गया था इसका प्रोसेस टू ब्रिंग इट इनटू एक्शन? दैट इज़ आफ्टर द सिपाही म्यूटिनी ऑफ 1857, जो मंगल पांडे रिवोल्ट हुई थी, जिसको कॉमन नेम जाना जाता है मंगल पांडे रिवोल्ट के नाम से। उसके बाद जब ब्रिटिशर्स को लगा कि नहीं, अब इंडियंस भी हमारा विद्रोह कर सकते हैं, तो उसके बाद उन्होंने स्पीड अप किया इस प्रोसेस को कि हमारे पास कोई एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जहाँ पे हम इंडियंस के क्राइम को जस्टिफाई कर सकें, उनके एक्शंस को हम एक क्रिमिनल एम्बिट में ला सकें और इनको उसके लिए पनिश कर सकें। उसके बाद हमने पढ़ा था कि सब्सटैंटिव लॉ क्या होता है और प्रोसीजरल लॉ क्या होता है। इसके लिए मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि सब्सटैंटिव लॉ क्या, जहाँ पे डिफाइंड है टू दी पॉइंट चीज़ें, और प्रोसीजर में प्रोसीजरल मतलब प्रोसीजर बताया गया होता है। इसका एग्जांपल ये था कि हमें एक कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो सब्सटैंटिव लॉ क्या बताएगा? डेट ऑफ ज्वाइनिंग, क्या कट ऑफ है, कब से सेशन स्टार्ट होगा, कब से कब तक का सेशन है, फर्स्ट ईयर from 2016-17, then 2017 to 18 is second year, and all this detail is given in the सब्सटैंटिव लॉ। कमिंग टू द प्रोसीजरल लॉ, उसमें क्या डिटेल्स दी होती है? किस तरीके से एडमिशन देना है, किस तरीके से अप्लाई करना है, किस तरीके से स्टूडेंट अकाउंट बनाना है, किस तरीके से फ़ीस पे करनी है, चेक के थ्रू होगी, डीडी के थ्रू होगी, कैश के थ्रू होगी, कौन सी फैकल्टीज़ होंगी, क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, किस तरीके से हर चीज़ करी जाएगी। प्रोसीजर ऑफ एवरीथिंग इज़ डिफाइंड इन द प्रोसीजरल लॉ। सो इंडियन पेनल कोड क्या हुआ? वो हुआ हमारा सब्सटैंटिव लॉ, और जो हमारा प्रोसीजरल लॉ है वो क्या है? कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, CRPC। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम क्या होते हैं। सो सबसे पहले एक्ट होना चाहिए, देन मेंस रिया होना चाहिए, एंड द एक्ट शुड बी डन बाय ह्यूमन बीइंग। फिर इज इक्वल टू क्राइम, एंड माइनस उसमें से क्या करना है? एक्सेप्शंस। तो हमने प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़े थे? एसेंशियल फीचर्स ऑफ अ क्राइम, और आज हम पढ़ेंगे एक्सेप्शंस। सो एसेंशियल फीचर्स को भी हम एक बार क्विकली रिवाइज करेंगे। एसेंशियल एलिमेंट्स। एसेंशियल एलिमेंट्स में क्या था? फर्स्ट था ह्यूमन बीइंग। सो जो क्राइम होना चाहिए वो किसके द्वारा कमिट किया जाना चाहिए? अ पर्सन हु इज़ कैपेबल ऑफ कमिटिंग अ क्राइम। भाई अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, तो डेफिनेट बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि उसे समझ ही नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, उसके सही और गलत एक बराबर होते हैं। सो द फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट इज दैट द पर्सन शुड बी कैपेबल ऑफ कमिटिंग द क्राइम, सो दैट कल को उसको जब पनिशमेंट मिले, सो देयर शुड बी अ फियर फैक्टर इन हिम, मतलब उसको लगे कि उसे सज़ा दी गई है। अगर किसी ऐसे इंसान को सज़ा दी जाती है जो कि इडियट है, ये ल्यूनैटिक है, मतलब जिसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, तो उसे कभी भी फील नहीं होगा कि उससे पनिशमेंट दी जा रही है। क्यों? क्योंकि उसे समझ ही नहीं आएगा कि क्या गलत हो रहा है उसके साथ और क्या सही। तो फर्स्ट एसेंशियल फीचर, it should be done by a human being who is capable of understanding what is right and what is wrong. फिर सेकंड हमने पढ़ा था मेंस रिया। मेंस रिया मतलब प्रेजेंस ऑफ गिल्टी माइंड। जब आप कोई एक्ट कर रहे हैं, अगर आपका गिल्टी माइंड नहीं है, आपसे मिस्टेक हो गई, आप चल के जा रहे थे, पाँव फिसल गया, चाय किसी और पे गिर गई, तो क्या ये क्राइम माना जाएगा? क्या ये माना जाएगा कि आप जानबूझ के फिसले ताकि चाय किसी पे गिर जाए? नहीं, आप गिर गए, आप इनफैक्ट आपको भी लगी है, आपको तो पता नहीं था पानी पड़ा है। सो आपके मन में कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि आप किसी को नुकसान पहुंचाए। सो प्रेजेंस ऑफ गिल्टी माइंड फॉर्म्स द सेकंड एसेंशियल फीचर ऑफ क्राइम। थर्ड क्या था? एक्ट और कमीशन। सिर्फ गिल्टी माइंड होना इनफ नहीं है, किसी को अक्यूज्ड बोलने के लिए उस गिल्टी माइंड को एक्शन में कन्वर्ट करना भी ज़रूरी है। मैंने सोचा है
सिर्फ कि मन में ही रखी ये बात कि मैं अगले महीने गुप्ता जी का स्कूटर चुराऊंगी, लेकिन मैंने नहीं चुराया, सिर्फ मेरी ऐसी सोच है। हो सकता है मेरा बाद में हृदय परिवर्तन हो जाए और मैं ये एक्शन ना लूँ कि मैं उनका स्कूटर ना चुराऊं। तो क्या मुझे अक्यूज़ करार किया जा सकता है? क्या मुझे इसके लिए सज़ा दी जा सकती है? क्या इसके लिए मेरा ट्रायल किया जा सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने उसको एक्शन में कन्वर्ट नहीं किया। मैंने गुप्ता जी का स्कूटर नहीं चुराया, ना मैंने अटेम्प्ट किया कि मैं उनके स्कूटर को चुराऊं। सो the act or commission forms the third major essential feature of the crime. Coming on to the fourth part, फोर्थ वन वॉज देर शुड बी कॉन्करेंस। मतलब जब आप सोच रहे हैं, मतलब जब प्रेजेंस ऑफ गिल्टी माइंड है और जो एक्शन है उसमें बहुत ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। मान लीजिए सोचा कभी और, किया कभी और, कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो आप किसी को ऐसे अक्यूज़ करार नहीं कर सकते, अक्यूज़ या कॉन्विक्ट नहीं बोल सकते हो। सो ये सब जो हमने पढ़ा, ये दिस फॉर्म्स द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। अब हमने बोला था कि जब किसी को अक्यूज़ किया जाता है कि तुमने ये काम किया हो, तो डेफिनेटली इट्स अ फंडामेंटल राइट, उसको फंडामेंटल राइट होता है कि वो अपने आप को डिफेंड करे। और डिफेंड कोई भी व्यक्ति अपने आप को किन ग्राउंड्स पे करेगा, वो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे। क्या वो तब्दीली देगा कोर्ट में जाके कि ऐसा देखिए ऐसा नहीं है, मुझसे गलती हो गई थी, या मुझे पता नहीं था कि ऐसा होने वाला है, मेरा इंटेंशन नहीं था। वो क्या एक्सेप्शंस हैं या क्या प्लीडिंग्स हैं जो कि एक अक्यूज कोर्ट में प्रेजेंट करेंगे, वो आज के वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे। सो स्टार्टिंग ऑफ विद द फर्स्ट एक्सेप्शन, दैट इज मिस्टेक। सो सबसे पहले तो एक्सेप्शंस होते क्या हैं क्राइम के? सो जनरल एक्सेप्शंस आर दोज विच आर प्लीडेड बाय द अक्यूज्ड अगेंस्ट हिज कॉन्विक्शन। मतलब जो वहाँ पे पॉइंट्स रखे जाते हैं एक अक्यूज द्वारा, उसको एक्सेप्शंस बोलते हैं। हाउ एवर द ओनर्स टू प्रूव दैट एनी एक्सेप्शन लाइज इज विद द अक्यूज हिमसेल्फ। भाई अपने आप को मतलब आप अपने आप को इनोसेंट प्रूव करोगे, कोई आपके बिहाफ पे, मतलब लॉयर डेफिनेटली इज एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ यू, बट ये गवर्नमेंट की या कोर्ट की जिम्मेदारी नहीं है कि वो आपको इनोसेंट प्रूव करे। टू प्रूव योर सेल्फ इनोसेंट कि मैंने ये काम नहीं किया, मेरी कोई गलती नहीं थी, मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था इन द फॉलोइंग केस फॉर विच आई एम बीइंग अक्यूज। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आती है? द पर्सन जिस पे एलिगेशन लगाया गया है। एलिगेशन मतलब जिस पे नाम लगाया गया है कि आपने ये काम किया है। द एक्सेप्शंस आर एज फॉलोज। सबसे पहला एक्सेप्शन है मिस्टेक। मिस्टेक का मतलब गलती। ये वर्ड तो बहुत ही कॉमन है, बचपन से यूज़ करते आ रहे हैं। गलती हो जाती है हमसे, मम्मी ने बोला कि बेटा जाके गैस बंद कर दो या जाके दूध ले आओ, भूल गए मम्मी, सॉरी, हो गई मिस्टेक, गलती हो गई। अब मम्मी जान थोड़ी लेगी कि नहीं बच्चे भूल गए दूध का पैकेट लाना, तो सिंपल सॉरी बोला, ख़त्म। क्या लेकिन क्या यही चीज़ हम क्राइम सीन में या कोर्ट में जाके बोल सकते कि माय लॉर्ड गलती हो गई, सॉरी बोल देते हो यार, इससे ज़्यादा तो कुछ कर नहीं सकते, अपन सॉरी ही बोल सकते हैं? लेकिन ऐसा नहीं होता। मिस्टेक भी दो प्रकार की होती है, एक होती है मिस्टेक ऑफ फैक्ट और दूसरा होता है मिस्टेक ऑफ लॉ। सो अभी मैं आपको बताऊंगी कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ में क्या फ़र्क है, लेकिन आपको जो जानने वाली बात यह है कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट के लिए तो फिर भी माफ़ी मिल सकती है, मिस्टेक ऑफ लॉ के लिए कोई माफ़ी नहीं दी जाती है कोर्ट द्वारा। क्यों? क्योंकि ये माना जाता है कि आप जिस कंट्री में रह रहे हैं, जिस धरती पे रह रहे हैं, जिस लैंड में रह रहे हैं, जिस स्टेट, सिटी, सोसाइटी में रह रहे हैं, ये एक अज्यूम किया जाता है कि आपको वहाँ का लॉ पता होगा। अगर आप उसको इग्नोर करके कुछ कर रहे हैं तो इसका बेनिफिट आप कोर्ट में नहीं उठा सकते कि जी मुझे तो पता ही नहीं था कि कानून में ऐसी भी कोई चीज़ होती है। फॉर एन एग्जाम्पल, आप गाड़ी चला रहे हैं और आपने रेड लाइट जंप कर दी। अब आपको पुलिस वाले ने पकड़ लिया कि लाइए आप चालान कटवाइए, पेनल्टी दीजिए, ठीक है। तो आप ये बोल के अपनी छुट्टी नहीं करवा सकते कि भाई मुझे तो पता ही नहीं था कि रेड लाइट पे स्टॉप करना होता है और ग्रीन लाइट पे चलना होता है, मुझे तो लगा बस ये लाइट ऐसे ही टिमटिमा रही है और अपन तो चल दिए। नहीं, आप इस चीज़ का बेनिफिट नहीं उठा सकते क्योंकि ये अज्यूम किया जाता है कि जिस धरती या जहाँ आप रह रहे हैं, जिस एनवायरनमेंट में, आपको वहाँ का लॉ पता होना बहुत ही अत्य आवश्यक है। सो अब देखते हैं, नो एक्ट कॉन्स्टिट्यूट्स एन ऑफेंस इफ इट इज़ डन बाय अ पर्सन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड नॉट मिस्टेक ऑफ लॉ। भाई यहाँ तो माफ़ी मिल जाएगी, यहाँ माफ़ी नहीं मिलेगी। मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्या होता है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मिस्टर ए हैं,
ठीक है। और ये बॉस हैं और इनके यहाँ पे काम करते हैं सोनू जी, ठीक है। अब मिस्टर ए ने बोला सोनू जी को कि ये जो बैग है ना मेरा, ये बैग बना देते हैं यहाँ पे ताकि आपको याद रहेगा, ठीक है। चलिए ये बन गया हमारा प्यारा सा बैग। तो मिस्टर ए ने सोनू जी को बोला कि जाइए सोनू जी, ये जो बैग है ये आप मिस्टर बी के घर डिलीवर कर दीजिए। सोनू जी ने ये बैग उठाया और चल दिए मिस्टर बी के यहाँ। रास्ते में पुलिस आई और उन्होंने बोला कि दिखाओ सोनू जी ये बैग में क्या है। तो देखा जी इसमें निकले ड्रग्स, ठीक है। तो पुलिस पकड़ के ले गई सोनू को और खूब कूट दिया, मतलब एकदम तबीयत से कुटाई हो गई सोनू जी की और ले गए पुलिस। बोला भाई कोर्ट में पेशी हुई सोनू जी की। तो सोनू जी ने रो रो के बोला कि मुझे तो पता नहीं था, मेरे मालिक जो मेरे बॉस हैं उन्होंने बोला जाके ये बैग मिस्टर बी को दे दो, मैं जाके दिया है इन गुड फेथ, मुझे तो पता नहीं था, मैंने ना ये सोचने का सोचा कि इसमें ड्रग्स भी हो सकते हैं। तो ये क्या है, सोनू जी बोलेंगे मेरे से मिस्टेक हो गई माय लॉर्ड, माफ़ी दे दो, आगे से ध्यान रखेंगे। तो ये क्या था, मिस्टेक ऑफ फैक्ट थी, क्योंकि सोनू ने क्या किया, सोनू को नहीं पता था कि अंदर ड्रग्स हैं। सो दिस और सच अ सिचुएशन इज कॉल्ड मिस्टेक ऑफ फैक्ट। इस केस में जो सोनू है द एक्यूज्ड वन इन द केस, उनको कोई सज़ा नहीं होगी, वो एक्विट हो जाएंगे। एक तो होता है कॉन्विक्ट, दूसरा होता है एक्विट। सो कॉन्विक्ट का मतलब क्या होता है, जब ये चीज़ प्रूव हो जाती है कि येस यू हैव कमिटेड द क्राइम और यू वर इन्वॉल्व इन द क्राइम, मतलब आपकी गलती थी, तो मतलब आप हो गए कॉन्विक्ट। लेकिन जब आपको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है तो उसको बोलते हैं एक्विट, मतलब आपका कोई भी इन्वॉल्वमेंट उस केस में नहीं है जिसके लिए आप पे ब्लेम लगाया गया था, एलिगेशन लगाया गया था। तो सोनू जी को बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उनसे हुई मिस्टेक ऑफ फैक्ट। अब चलते हैं दूसरी सिचुएशन पे। मिस्टर ए हैं और उन्होंने सोनू जी को बोला कि ये जो ड्रग्स वाला बैग है ये जाके मिस्टर बी के घर दे आइए। अब सोनू को पता है कि ड्रग्स की डीलिंग करना या ड्रग्स अपने पास रखना गलत बात है। सोनू जी चल दिए और भाई सोनू जी लॉ के बारे में अवेयर थे ना कि ड्रग्स रखना हो तो इलीगल बात है, पुलिस पकड़ लेती है। सोनू जी जो निकले तो पुलिस ने पकड़ लिया और पुलिस ने बोला जी ये क्या, तुमने बोला ये मेरा नहीं है लेकिन ये मिस्टर ए का है। तो वो बोलेंगे भाई तुम क्यों लेके जा रहे थे? ने बोला मेरे मालिक ने बोला। तो क्या इस केस में जो ये सोनू है ये जाके कोर्ट में बोल सकता है कि यार मेरा थोड़ी था, ये तो मेरे बॉस का था, उन्होंने बोला जाके ड्रग्स का पैकेट वहाँ से वहाँ दे आओ। तो जो हमारी जो कोर्ट है वो बोलेंगी कि सोनू जी क्या आपको ये पता नहीं है कि जो ड्रग्स रखना या उसको इधर से उधर ट्रांजिट करना या ट्रांसपोर्ट करना एक इलीगल काम है। सो ये हमारे देश का लॉ है, लीगल सिस्टम है एंड आप इसको तोड़ नहीं सकते। और अगर आप इसको तोड़ रहे हो और आपको पता है, भाई सोनू को पता था ना कि ये जो अपने पास ड्रग्स रखना इज़ इलीगल थिंग और उसके बावजूद सोनू जी लेके जा रहे हैं, तो सोनू जी कैन नॉट plead in the court on the grounds of mistake of facts और मिस्टेक ऑफ लॉ। वो फर्स्ट केस जहाँ उनको पता ही नहीं था बैग में क्या है, दैट इज़ द मिस्टेक ऑफ फैक्ट, वहाँ पे ही कैन प्लीड, otherwise he cannot plead because he knows that that the law does not allow keeping or transporting the drugs from one place to the other। तो इस केस में किसको सज़ा होगी? मिस्टर ए को तो होगी, साथ में सोनू जी भी अंदर जाएंगे, नो मैटर इनका बैग था या नहीं। ये ज़रूर होगा कि मिस्टर ए जब चीज़ें प्रूव हो जाए तो मिस्टर ए को सज़ा थोड़ी लंबे टाइम की होगी और सोनू जी को जो सज़ा होगी वो कम समय के लिए होगी, या हो सकता है कुछ पेनल्टी देके या फाइन देके छूट जाए। सो जो ये मिस्टेक है दैट फॉर्म्स द फर्स्ट जनरल एक्सेप्शन टू क्राइम। चलते हैं हमारे नेक्स्ट जनरल एक्सेप्शन पे जो कि है एक्सीडेंट। एक्सीडेंट क्या होता है? ऐसी चीज़ जो कोइंसिडेंटली हो जाए, ठीक है। आप चले थे अपने घर से गाड़ी लेके और आप ये थोड़ी सोच के निकलते हो कि आज मैंने रास्ते में 2-3 बंदों को तो उड़ा ही देना है। आप नॉर्मली निकले घर से, गाड़ी चला रहे हैं, अचानक आपको रियलाइज़ हुआ कि आपकी गाड़ी के जो ब्रेक्स हैं वो फेल हो गए हैं, ठीक है। और अब इस वजह से क्या हुआ, आपसे रास्ते में 2-3 लोगों को टक्कर लग गई, जिनमें से कुछ लोगों को फ्रैक्चर हो गया या इंजरी हो गई। तो क्या आप पे इस चीज़ का आपको गिल्टी ठहराया जा सकता है कि यहाँ पे देयर वाज प्रेजेंस ऑफ गिल्टी माइंड और देयर वाज प्रेजेंस ऑफ मेंस रिया? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जब आप निकले थे आपका कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था, देयर वाज नो मेंस रिया,
दैट इज़ द प्रेजेंस ऑफ गिल्टी माइंड, जो सबसे पहले देखेंगे। एंड आप कोई लॉफुल काम कर रहे हो, गाड़ी चलाना, नॉर्मली घर से निकल के जाना एक लॉफुल काम है, लेकिन कुछ अगर आप ऐसा कर रहे थे, आपकी अनलॉफुल एक्टिविटी थी, ठीक है, और वो अनलॉफुल एक्टिविटी करते करते आपसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, तो क्या माना जाएगा? क्या आपको ये एक्सेप्शन, मतलब आपको माफ़ी मिलेगी कोर्ट द्वारा? नहीं मिलेगी। एग्जाम्पल देते हैं, तो हमने ये वाला तो समझ लिया कि गाड़ी चलाना लॉफुल एक्टिविटी थी, घर से निकले और ब्रेक फेल हो गया, तो भाई कोर्ट समझेगा कि हाँ, इनका तो कोई यहाँ पे कोई ऐसी सोच नहीं थी, कोई इंटेंशन नहीं था। बट अब सेकंड केस देखते हैं, जहाँ पे आप कोई अनलॉफुल एक्टिविटी कर रहे हैं। मान लीजिए आप हैं ए, ठीक है, और आपके पास पिस्टल है और आपने सोचा है कि आज तो मिस्टर बी को अपन ने उड़ाना है, और बी और सी साथ खड़े हैं, ठीक है, तो गलती से बी को गोली लगने की बजाय आपसे सी को गोली लग गई, तो क्या आप ये बोल सकते हो अजी ये तो एक्सीडेंट हो गया, मैं मारने तो बी को गया था, तो मुझे क्यों सज़ा दे रहे हो? मैं तो बी को मारना चाहता था ना, बी को तो लगी नहीं गोली, सी को लग गई, तो उसके लिए मैं थोड़ी जिम्मेदार हूँ, एक्सीडेंट हो गया, गलती हो गई। तो कोर्ट बोलेगी भाई साहब आप कर तो अनलॉफुल एक्टिविटी ही रहे थे ना, चाहे आप किसी को भी मारो, बी को मारो, सी को मारो, डी को मारो, निकले जब आप घर से निकले थे तो एक गलत इंटेंशन से निकले थे कि आज हम गोली मारेंगे, अब गोली बी को लगने की जगह सी को लग गई। सो फर्स्ट वो कोर्ट क्या देखेगी, आप क्या कर रहे थे, एक अनलॉफुल एक्टिविटी कर रहे थे, तो बस सारा गेम वहीं ख़त्म। जैसे ही कोर्ट को पता चला अनलॉफुल एक्टिविटी कर रहे हो, तो आप कहाँ जाएंगे, सीधा जेल के अंदर। और यहीं अगर आप कोई लॉफुल एक्टिविटी कर रहे होते और फिर अगर आपसे कोई एक्सीडेंट हो जाता, तो डेफिनेटली आपको कोर्ट सज़ा नहीं देती, आप प्लीड कर सकते ऑन द ग्राउंड्स ऑफ एक्सीडेंट। सो नथिंग इज एन ऑफेंस which is done by accident or misfortune and without any criminal intention or knowledge in the doing of lawful act in a lawful manner by lawful means and with proper care and caution, ठीक है। तो कोई भी चीज़ ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट नहीं करेगी जो कि करी जा रही है, जो कि हो गई है एक्सीडेंट या मिसफॉर्च्यून द्वारा, बट आप उस टाइम क्या कर रहे थे, कोई लॉफुल एक्ट कर रहे थे, इन अ लॉफुल मैनर कर रहे थे, विथ प्रॉपर केयर एंड कॉशन कर रहे थे। सो वन थिंग विच इज़ मस्ट हेयर इज़ दैट इट शुड बी डिवॉइड ऑफ मेंजरिया, मतलब प्रेजेंस ऑफ गिल्टी माइंड नहीं होना चाहिए जब आप कोई लॉफुल एक्टिविटी कर रहे हो। अनलॉफुल एक्टिविटी कर रहे हो मतलब डेफिनेटली देयर इज़ प्रेजेंस ऑफ मेंजरिया, मतलब गिल्टी माइंड। सेक्शन 80 जो है आईपीसी का टॉक्स अबाउट एक्सीडेंट एज अ जनरल डिफेंस when someone is accused. So general defense under section 80 is accident। और इसके लिए एक बहुत ही फेमस केस लॉ है जिसका नाम है जोगेश्वर वर्सेस एम्परर। इसमें ये हुआ था कि जोगेश्वर जी जो हैं वो गोली मारने निकले थे, गोली जिसको मारना चाहते थे उनको तो लगी नहीं, बट जो हाथ में 2 साल का बच्चा था उनको गोली लग गई। तो जोगेश्वर जी ने बोला कि मेरी गलती थोड़ी है, मैं तो जिसको मारने निकला था उसको तो गोली लगी नहीं, किसी और को लग गई, दैट्स एन एक्सीडेंट। तो कोर्ट बोलेगी निकले तो आप गलत काम करने ही थे ना, और लगी भी तो है किसी को, सो चलिए आप जेल के अंदर, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सेप्शन पे जो कि है नेसेसिटी। अब कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपको कोई ग्रेटर हार्म होने या अपने आप को बचाने के लिए, देखिए एक तो होता है पर्सनल डिफेंस, वो हम बाद में पढ़ेंगे, कुछ बड़ा नुकसान होने के लिए आपको कोई एक ऐसा एक्शन लेना पड़ता है जिससे जो एक बार देखने में तो लगता है कि क्राइम हुआ है, बट जब हम उसको केस को ओपन करते हैं और समझते हैं तो पता चलता है कि वो नेसेसिटी थी। मान लीजिए कि एक पुलिस वाले या आप खड़े हैं, ठीक है, और आप देख रहे हैं कि कोई एक टेररिस्ट है जो बम लेके या गन लेके किसी रेलवे स्टेशन के अंदर या किसी मॉल में अंदर घुस रहे हैं, और आपने देख लिया है कि ये अंदर जाके शूट कर देंगे लोगों को, ठीक है। आप क्या करते हैं, एक पत्थर लेते हैं और उठा के उसके सिर पे जोर से मार देते हैं ताकि वो बेहोश हो जाए या उसको कुछ भी इंजरी हो जाए, सो दैट आप क्या कर रहे हैं, आपका इंटेंशन क्या है, आपका इंटेंशन उसको मारना नहीं है बट कोई ग्रेटर हार्म को रोकना है। और यहाँ ग्रेटर हार्म क्या हो सकता था कि अगर वो जो टेररिस्ट है वो मॉल के अंदर घुस जाता तो पता नहीं कितने ही लोगों को वो मार देता। सो इन ऑर्डर टू स्टॉप द ग्रेटर हार्म, what you are doing is you are injuring that person who is carrying the gun। आप उस बंदे को नुकसान या इंजरी पहुंचा रहे हो जो आपको पता है कि अंदर जाके बहुत ज़्यादा मास लेवल पे डिस्ट्रक्शन पहुंचा सकते हैं। सो वो क्या हो गई, नेसेसिटी। उस
उस वक्त की ज़रूरत थी, उस टाइम की ज़रूरत थी कि अगर आपको ज़रूरी हो गया था कि अगर आप उसको खींच के नहीं रोकते या आप उसको पत्थर नहीं मारते तो शायद वो नहीं रुकता और उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता। अब इससे रिलेटेड भी एक बहुत ही फेमस केस लॉ है, आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए। मैं नहीं कह रही कि आपको बिल्कुल अच्छे से ये याद होने चाहिए, बट डेफिनेटली आपको ये इनके बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए, इन केसेस के बारे में। इट्स अ वेरी फेमस केस विद दैट इज़ R.V. डुडले एंड स्टीफेंस। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि शिप चलती है ना, पहले वॉयज होती थी, लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री शिप में ही जाते थे, एरोप्लेन की व्यवस्था तो इतनी होती नहीं थी। तो क्या हुआ, ये 3 लोग थे और एक माइनर था। माइनर मतलब जो 18 साल से कम होते हैं। माइनर हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। आपको ये चीज़ें फटाफट याद आ जानी चाहिए कि मैं जैसे ही बोलूँ माइनर क्या होते हैं, मेजर क्या होते हैं। और ये भी मैंने आपको बताया था कि जो माइनर्स हैं वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन नहीं है, उसके लिए हमें एक और एक्ट रेफ़र करना पड़ता है। उसका नाम अब आप वीडियो ख़त्म होने के बाद रिवाइज करेंगे अपने नोट्स को देख के। चलिए, कमिंग बैक टू द केस। 3 एडल्ट्स थे, एक माइनर, और माइनर होते हैं 18 साल से कम। अब ये जा रहे थे शिप पे, यहाँ से मान लीजिए इंडिया से जा रहे थे ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब रास्ते में इनका राशन पानी सारा ख़त्म हो गया, रास्ते में तूफान आ गया, तो शिप किसी हार्बर पे भी मतलब किसी पोर्ट पे भी नहीं लगा पा रहे। तो अब क्या करें, अब भूख प्यास तो लगी है। तो ये जो एडल्ट्स थे इन्होंने डिसाइड किया। अब ये जो माइनर था ना, ये बच्चा जो, ये बहुत वैसे भी वीक था, बीमार रहता था, और इसके कोई पेरेंट्स भी नहीं थे, मतलब ये ऑर्फन था, मतलब ये अनाथ था बच्चा, और बीमार भी अक्सर रहता था। तो इन 3 लोगों ने ये डिसाइड किया कि अपन क्या करते हैं, इसको मार के खा जाते हैं, ठीक है, क्योंकि भूख लगी है, हम 3 लोग मरेंगे, इससे अच्छा हम इस बीमार मतलब वीक से बच्चे को, भाई इसका अगला पिछला भी कोई नहीं है, इसको मारते हैं और खा जाते हैं। और इन्होंने एग्जैक्टली ऐसा ही किया, इस बच्चे को इन्होंने मार दिया और इसको इन्होंने पका के खाया, विच इज़ लाइक वेरी 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 हीनस, ओके। तो बाद में इन्होंने, जब इनको इसके लिए पकड़ा गया, तो इन्होंने वहाँ पे इस तरीके से वहाँ पे प्लीडिंग दी और एक्सेप्शन दिया कि हमारी नेसेसिटी थी, अगर हम इसको मार के नहीं खाते तो हम भूखे मर जाते। तो कोर्ट ने बोला कि आप तीनों ने, आप 3 कौन होते हो इस ये डिसाइड करने की कि आप इसको मारेंगे। आप अपने आप में से किसी को मार लेते या कुछ भी करते, या आप कोई सी फूड खाते, या जो भी, आप में से या हम में से या गवर्नमेंट में से कोई भी ये हक नहीं रखता कि हम किसी भी इंसान की, व्यक्ति की लाइफ ले सके, क्योंकि राइट टू लाइफ एक फंडामेंटल राइट है एंड इट कैन नॉट बी टेकन अवे इन एनी केस। हम इसको नहीं ले सकते। तो ये जो 3 एडल्ट्स थे इनको सज़ा दी गई, इनको जेल हुई, और जो भी पेनल्टीज़ या फ़ाइन थे उस ज़माने में वो इन पे लिवाई किए गए। सो क्रक्स ऑफ द स्टोरी इज़ कि जहाँ इन्होंने प्लीड किया कि ये मेरी नेसेसिटी थी वरना हम भूखे मर जाते, तो कोर्ट ने बोला नहीं, ये आपकी नेसेसिटी नहीं थी, और नेसेसिटी में आप ऐसा काम नहीं करोगे किसी को मार के अपनी भूख बचाने के लिए कि आप किसी को मार के खुद खा जाओगे। सो दैट इज़ नॉट अ डिफेंस बिकॉज दैट इज़ नॉट अ नेसेसिटी, राइट। चलिए एक और केस नहीं है, एक एग्जाम्पल देते हैं आपको, ठीक है। तो अब वही पुलिस को पता है कि वैसे तो हमें किसी को भी अरेस्ट करने के लिए वारंट चाहिए होता है, लेकिन पुलिस को पता है कि ये इंसान जो गन लेके जा रहा है, ये जो सामने खड़ी फैमिली है उसमें से ये किसी को मारने वाला है। पुलिस ने उसको अरेस्ट करके सीधा जेल, मतलब अंदर थाने में डाल दिया, ठीक है। तो जब कोर्ट या मजिस्ट्रेट के सामने उस बंदे को प्रेजेंट किया गया तो उन्होंने बोला कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे वारंट के बिना कैसे अरेस्ट कर सकते हो, और मेरी राइट टू लाइफ है, आई कैन मूव, मतलब राइट टू मूवमेंट है, राइट टू लाइफ है, एंड सबसे बड़ी बात, वारंट के बिना आप अरेस्ट नहीं कर सकते। तो अगर आपको याद हो तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा था प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन हम कब करते हैं, जब हमें पता है कि अगर हमने इस इंसान या व्यक्ति को नहीं पकड़ा तो ये कुछ ऐसे काम करेंगे जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है सोसाइटी को, या इंटेग्रिटी या सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री और द स्टेट। तो अगर वो बंदा उस बंदे को जाके मार देता, पुलिस नहीं पकड़ती, तो क्या होता, उस फैमिली में से जिसको भी मारने जा रहा था वो यहाँ इंसान या व्यक्ति मर जाता। तो ऐसे केस में पुलिस के लिए ये नेसेसिटी हो गई थी कि उस व्यक्ति को वो बिना वारंट के पकड़ ले, एंड दिस इज़ समथिंग जो पुलिस जाके कोर्ट में बोल सकती है कि माय लॉर्ड, दिस वाज आवर नेसेसिटी to arrest this person without a warrant by in order to prevent the greater harm
कॉजिंग टू द सोसाइटी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थर्ड एक्सेप्शन। चलते हैं स्लाइड पे। नेक्स्ट इज अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। अब देखिए, अनसाउंड जो लोग होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं इडियट, जो अक्सर हम अपने फ्रेंड्स को बोलते हैं यू आर एन इडियट, यू आर एन इडियट, सो इवन ही इज़ अ इडियट, शी इज़ अ इडियट। ठीक है, जो कि मैंने बोलना चाहिए। इडियट का मतलब मैं आपको बताती हूँ। और दूसरे होते हैं ल्यूनैटिक। ठीक है, अब ये इडियट और ल्यूनैटिक में क्या फ़र्क होता है? तो इडियट तो वो इंसान होता है जिसको जो बर्थ से ही इंसेन हो, मतलब जिनका मानसिक संतुलन बचपन से जब से वो पैदा हुए हैं ठीक नहीं था। और ल्यूनैटिक ऐसे लोगों को कहा जाता है कि मान लीजिए वो जब वो बॉर्न हुए थे तो उनको कोई भी मेंटल डिजीज़ या सिकनेस नहीं थी, लेकिन विद टाइम कोई ऐसी इंजरी हुई, हो सकता है कोई ब्रेन में चोट आई या कोई भी ऐसा नुकसान या कुछ भी ऐसा हुआ उनको जिससे वो अपना जो मेंटल बैलेंस है वो खो बैठे। सो ऐसे केस को बोलते हैं ल्यूनैटिक। So, nothing is an offense which is done by a person who at the time of doing it by reason of unsoundness mind is capable of knowing the nature of his act or that he is doing what is either wrong or contrary to the law। तो वो ऐसा कोई भी एक्ट ऑफेंस नहीं कहलाया जाएगा जो कि एक ऐसे इंसान या व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है जब जो एक्ट करने के दौरान उसे पता ही नहीं है, उसमें समझ ही नहीं है इस बात की कि जो वो कर रहा है वो सही है या गलत। तो अगर ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसको समझ नहीं है कि जो एक्ट करने जा रहा है या कर चुका है वो गलत है या सही, सो उस वहाँ पे वो इसको एज अ एक्सेप्शन ले सकते हैं, एज अ प्लीडिंग दे सकते हैं कोर्ट में कि भाई सो एंड सो व्यक्ति को समझ नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत है, एंड दैट कैन बी प्लीडेड इन द फ्रंट ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ। फिर इट इज़ बेस्ड ऑन टू प्रिंसिपल्स, actus non facit reum nisi mens recit rea, which states that an action does not constitute an offense unless done with a guilty intention। अच्छा फ्रेंड्स, एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो लीगल फ्रेमवर्क जो वर्ड्स हैं ये आपको इनके मतलब एक अच्छे से याद होने चाहिए। इनके कंपाइलर्स भी आते हैं मार्केट में जहाँ पे ऐसे फ्रेजेस जो लैटिन फ्रेजेस है इनको एक्सप्लेन किया होता है, क्योंकि कई बार ये एग्ज़ाम में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में भी। सो इन फ्रेजेस को डेफिनेटली ध्यान रखिए। आई वुड सजेस्ट कि आप इनकी एक छोटी सी डायरी बना लीजिए, क्योंकि ऐसे तो वहाँ पे कन्फ्यूज़न हो जाएगी एंड में कहाँ क्या किधर पढ़ना है। तो आई वुड रादर सजेस्ट कि आप एक छोटी सी पतली सी जो कॉपी होती है ना 4-5 रुपए वाली, जिसमें 10-15 पेजेस ही होते हैं, वो उनमें जहाँ पे भी ये टर्म्स आते हैं उनको ये लिख लीजिए ताकि आप उसको एंड टाइम में रिवाइज कर सकें। सो ये जो टर्म है इसका मतलब क्या होता है, कोई भी एक्शन ऑफेंस नहीं कहलाया जाएगा अनलेस इट इज़ डन विद अ गिल्टी माइंड। क्यों? क्योंकि जो मेंस रिया दैट इज़ प्रेजेंस ऑफ गिल्टी माइंड was an essential feature and is an essential feature of crime, and insane person are capable of entertaining a blameworthy intention। next क्या है, Feroci nulla voluntas esse, which states that no culpability can be fastened upon insane person as they have no free will। किसी भी जो ये व्यक्ति होते हैं जो अनसाउंड माइंड पे के उन पे कोई भी हम उनको अक्यूज़ नहीं करार कर सकते। क्यों? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि उन क्या सही है क्या गलत। वो उन्होंने एक्शन कर दिया बिना सोचे समझे कि इसके क्या रेपरकशंस होंगे, इसके क्या रिजल्ट होंगे, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आता कि ऐसा करने से किसी का नुकसान हो सकता है। सो ये भी एक जनरल एक्सेप्शन टू क्राइम है। चलते हैं नेक्स्ट पे, इंटॉक्सिकेशन। अब इंटॉक्सिकेशन क्या होता है? मुझे नहीं लगता कि मुझे आजकल की युवा वर्ग और यूथ को ये समझाने की ज़रूरत है कि इंटॉक्सिकेशन क्या होता है। ठीक है, सो फिर भी लेकिन अगर आप में से कोई शरीफ बच्चे हैं जो ये सुन रहे हैं तो उनके लिए थोड़ा सा मैं रोशनी डालना चाहूँगी। सो इंटॉक्सिकेशन बाय ड्रिंक्स और ड्रंक। इंटॉक्सिकेशन मतलब क्या होता है, आप नशे में हैं। अब आप नशे में किसके भी हो सकते हैं, प्यार के नशे में नहीं, वहाँ पे कोर्ट में प्यार का नशा नहीं चलता। यहाँ पे चलेगा ड्रिंक्स और ड्रग्स का। ड्रिंक्स मतलब विस्की, एल्कोहलिक ड्रिंक। सो इंटॉक्सिकेशन बाय ड्रिंक्स और बाय ड्रग्स इज़ नो डिफेंस इन इटसेल्फ। आपने किसी को गोली मार दी पी के और आप बोलो वहाँ जाके यार मुझे तो समझ नहीं आ रही थी, मैं पिया हुआ था, इतनी चढ़ी हुई थी कि गोली चल गई। सो दिस इज़ नो डिफेंस, क्योंकि अक्सर पहले ऐसा होता था कि लोग
वैसे भी देखा है कि जब लोग पी लेते हैं तो वो ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं और अक्सर मार कुटाई या लड़ाइयों में पड़ जाते हैं। तो इस चीज़ का आप डिफेंस नहीं ले सकते कि हमने पी हुई थी, हमें समझ नहीं आई और हमसे गोली चल गई, या हमने किसी व्यक्ति को कोई भी इंजरी, ऐसा नहीं है कि आपने किसी की जान ही ले लोगे। आपने किसी को डिफेम कर दिया, आपने किसी की प्रॉपर्टी पे तोड़ फोड़ मचा दी, आपने किसी की गाड़ी को नुकसान कर दिया, सो दैट ऑल फॉर्म्स डिस्ट्रक्शन और इंजरी टू द अदर पर्सन, और आप उस केस में इस कैटेगरी में डिफेंस नहीं ले सकते। बट हैज़ फ्रीक्वेंटली टू बी कंसिडर्ड आइदर एज लीडिंग टू लैक ऑफ मेंस रिया और एज द कॉज ऑफ मिस्टेक दैट मे ऑफर अ डिफेंस। अब ऐसे कौन से सर्कमस्टांसेस है जहाँ पे आप इंटॉक्सिकेशन को यूज़ कर सकते हो एज अ डिफेंस? मान लीजिए आप नहीं पीते हैं, ठीक है, और आप किसी पार्टी में गए और आपके फ्रेंड्स ने आपके ड्रिंक में जो है कुछ अल्कोहल मिक्स कर दिया। अब आपको पता नहीं है एंड आप डेफिनेटली हाई हो गए या अग्रेसिव हो गए पी के, ठीक है, आपको नहीं पता कि क्या हुआ है, बिकॉज आपको तो पता ही नहीं है, दैट इज़ समथिंग इनवॉलेंट्री एक्शन, क्योंकि आप अपनी मर्जी से नहीं पी रहे, आपको नहीं पता आपकी ड्रिंक में कुछ मिला दिया गया है। वो ड्रग भी हो सकता है, वो अल्कोहल भी हो सकता है, जिस वजह से अब आप अग्रेसिव हो गए। आप अग्रेसिव हुए, आपकी किसी से लड़ाई हुई, आपने उसको मार दिया थप्पड़, या आपने किसी की कर दी बेइज्जती, ठीक है, आपके ऊपर वो सामने वाले व्यक्ति ने कर दिया केस कि ये इन्होंने मुझे भरी पार्टी में डिफेम किया। तो आप किस केस में वहाँ जाके प्लीड कर सकते हो कि ये मेरी गलती नहीं थी, मुझे नहीं पता कि क्यों अग्रेसिव हो गया मैं या हो गई मैं, मेरी ड्रिंक में किसी ने कुछ मिला दिया गया था, मैंने अपनी मर्जी से अल्कोहल या ड्रग का कंजम्पशन या इंटॉक्सिकेशन नहीं किया था। सो ऐसे केस में यू कैन प्लीड there in the court of law. The law is unsympathetic towards those who injure others or their property while under the influence of drinks or drugs taken voluntarily and rightly so, considering the very large number of crimes that are alcohol or drug related। भाई बहुत सारे केसेस होते हैं, लोग पी पुआ के पता ही नहीं क्या क्या कर देते हैं, मर्डर कर देते हैं, हस्बैंड वाइफ में लड़ाइयाँ हो जाती हैं और पता चलता है कि हस्बैंड ने गला काट दिया वाइफ का, ये सब बहुत सारे केसेस हैं। तो आप इस केस में इस चीज़ का आप एक्सेप्शन नहीं ले सकते कि पिया हुआ था समझ नहीं आई, ठीक है। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। एक हस्बैंड है, वो अपनी वाइफ को मारना चाहते हैं, लेकिन उनमें गट्स नहीं है कि मैं कैसे मारूं इसको। तो उन्होंने कहा कि यार मैं पी लेता हूँ, मेरे में थोड़ी हिम्मत आ जाएगी। अपने ह्यूमन साइकोलॉजी है ना कि अपन पी के अचानक ही गट्स आ जाते हैं। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को फ़ोन कर रही है रो के, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को कर रहे हैं फ़ोन रो रो के पी के, क्योंकि हम सोचते कि हमें गट्स आ जाते हैं पी के, हम आसानी से बोल पाएंगे या जो कह पाएंगे जो कहना है। तो ये जो हस्बैंड जी थे, इन्होंने भी यही सोचा कि ऐसे तो मैं मार नहीं पा रहा इसको, मैं पी लेता हूँ, ठीक है। अब पी ली और मार दिया वाइफ को जान से। तो अब जब उनको कोर्ट में ले जाया गया तो भाई साहब बोलते हैं कि सर मुझे तो समझ नहीं आई, मैंने पी रखी थी, मैं मारना चाहता था लेकिन मैं मार नहीं पा रहा था, तो मैंने पी ली, तो मैंने पी रखी है, तो ये आप मुझे इसके लिए माफ़ी दे दो क्योंकि मुझे समझ नहीं आई पी के कि मैं कर क्या रहा हूँ। तो कोर्ट बोलेंगे कि भाई साहब आप पीने से पहले ही आपके दिमाग में ये था, देयर वॉज अ प्रेजेंस ऑफ गिल्टी माइंड दैट इज़ मेंस रिया, कि आप अपनी वाइफ को मारना चाहते हैं और ये पहले ही आप डिसाइड कर चुके थे। इस एक्शन को फुलफ़िल करने के लिए आपने पी है, वॉलेंटरली पी है, आपको किसी ने पिलाई नहीं गई है, तो इसलिए आप चलिए जेल के अंदर, आपको कोई भी माफ़ी नहीं दी जाएगी कोर्ट द्वारा, और आप अब क्या करेंगे, चक्की पीसेंगे कोर्ट में जाके। क्यों? क्योंकि आपने अपनी वाइफ का मर्डर कर दिया है। अंडर, अब आप ये नहीं बोल सकते आई वॉज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्कोहल और ड्रग्स। जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे नोट करने वाला वो ये है कि कौन सी दो ऐसी कंडीशंस हैं जो जहाँ पे हम क्लेम कर सकते हैं एक्सेप्शन अंडर दिस situation, that is intoxication. फर्स्ट सिचुएशन है इंटॉक्सिकेशन शुड बी विद और विदाउट द नॉलेज ऑफ द पर्सन। बंदे को नहीं पता है कि उसके को इंटॉक्सिकेट किया जा रहा है, उसकी ड्रिंक्स में, उसके खाने में ड्रग्स या अल्कोहल मिलाए जा रहे हैं। नेक्स्ट, द इंटॉक्सिकेशन ऑफ सच इज ऑफ सच नेचर दैट इट पुट्स अ पर्सन इन अ स्टेट वेयर ही इज इनकेपेबल ऑफ नोइंग व्हाट इज ही इज डूइंग और दैट इट इज़ अगेंस्ट द लॉ। भाई इस तरीके का भयानक ड्रग या अल्कोहल मिक्स कर दिया गया है कि बंदे को समझ ही नहीं आ रही है कि क्या सही है क्या गलत है। वो अपना जो मानसिक संतुलन है कुछ टाइम के लिए खो बैठे हैं। उसी केस में वो डिफेंस प्लीड कर सकते हैं कि मुझे नहीं समझ आई क्योंकि जो वो ड्रग्स थे वो इतने हैवी थे
कि मैं नहीं डिस्टिंग्विश कर पाया कि क्या सही है क्या गलत है, ज़रूरी नहीं है, फिर से बोलूँगी कि आप किसी को जान से मार ही दोगे। डिफेमेशन भी अपने आप में क्राइम है। डिफेमेशन मतलब पब्लिकली किसी की बेइज्जती करना जिससे किसी की रेपुटेशन को इंजरी हो या नुकसान पहुँचे, तो उसको बोलते हैं डिफेमेशन। तो आप इन मतलब पी पुआ के आप ये नहीं कर सकते कि आप किसी को डिफेम कर दो। चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट एक्सेप्शन पे, जो है राइट टू प्राइवेट डिफेंस। खुद को बचाने के लिए किसी को मार दिया। अब एक लड़की का रेप हो रहा था, उसे पता था रेप होने वाला है, उससे बचने के लिए उसके हाथ में पत्थर आया और उसने सिर फोड़ दिया। जो बंदा उसके ऊपर मतलब जो कोशिश कर रहे थे रेप करने की, तो जब उनको लेके गया तो वहाँ पे उन्होंने किस एम्बिट में या किस दायरे के अंदर उन्होंने डिफेंस प्लीड करी, दैट इज़ मुझे अपने आप को बचाने का पूरा हक है। क्यों? क्योंकि मुझे राइट टू लाइफ दिया गया हुआ है हमारे संविधान जो कि कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा, और ये मेरा एक फंडामेंटल राइट है कि मैं खुद को बचाऊं क्योंकि मेरे पास जीने का हक है। सो द राइट टू प्राइवेट डिफेंस और सेल्फ हेल्प has always been recognized as exception, and it has many variations. It does not apply to preemptive strike or payback, but it does cover a wide range of behavior that makes the crime seems justified. अब आप ये नहीं कह सकते कि एक हस्बैंड वाइफ रहते हैं और उसे वाइफ को ऐसा लगता है कि हो सकता है कल को मेरा हस्बैंड मुझे मार दे, ठीक है, 1 महीने बाद या किसी भी टाइम बाद, उसे ऐसा एप्रीहेंशन हो रहा है, वो अभी वो श्योर नहीं है ना, उसके ऊपर अटैक हो रहा है। तो इस ऐसा ना हो तो वाइफ क्या कर रही है, उसने सीधा गोली से मार ही दिया, काम ही खत्म कर दिया कि पता नहीं कल मारेगा परसों मारेगा, तो ये मुझे मारे इससे पहले मैं से मार दूँ। नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ आप अपना सेल्फ डिफेंस नहीं कर रहे हो। पुलिस बोलेगी कि आप हमारे पास आते, आप हमसे सिक्योरिटी मांगते, आप यहाँ आके ये चीज़ बोलते कि मुझे लगता है कि मेरी लाइफ को थ्रेट है, हम आपको बचाते। ये नहीं कि आपको लग रहा है कि हो सकता है आपके हस्बैंड कभी आपको जान से मार दे, कल मार दें, 1 महीने बाद मार दे, तो आपने उनको आज ही ख़त्म करके काम ख़त्म कर दिया। नहीं, ये तभी होता है ऐसी सिचुएशन में जब आपके ऊपर देयर इज़ अ सिचुएशन ऑफ अटैक, आपके ऊपर अटैक हो रहा है, आप लग रहा है कि आपकी इंजरी होने वाली है। उस केस में जब आप अपना डिफेंस करते हैं, आप अपनी आत्मरक्षा करते हैं, तब आप इसको वहाँ पे एज अ डिफेंस प्लीड कर सकते हो का कोर्ट ऑफ लॉ में। It is a right inherent in man and is based on the premise that foremost duty of man is to protect himself. भाई ये हमारा सर्वोच्च अधिकार है कि हम अपनी जान पहले बचाएंगे rather than दूसरे के बारे में कि मेरे इस एक्शन से किसी को लग जाए। भाई क्यों, वो सामने वाला तो अटैक करने आ रहा है, वो तो सोच नहीं रहा कि मेरी जान चली जाएगी, तो अपनी जान तो बचाऊंगा ना। वो उस बचाने के लिए किसी की जान लेनी भी पड़े तो कोर्ट उस केस में इस चीज़ के लिए माफ़ी दे देते हैं या उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि येस इट इज़ योर राइट टू प्रोटेक्ट योर ओन लाइफ। ही वुड बी जस्टिफाइड इन रेजिस्टिंग एन अटैक बाय यूजिंग सच डिग्री ऑफ फोर्स एज इज़ कंसिडर्ड नेसेसरी। उसके लिए चाहे आपको कोई सा भी हो सकता है, आपको किसी को धक्का मारना पड़े या कुछ ऐसा एक्शन आप उस टाइम ले लो, मतलब रिफ्लेक्स एक्शन की, उस अगले की जान चली जाए, बट आपको इसके लिए मतलब यू कैन प्लीड फॉर डिफेंस अंडर दिस केस। सो ये हमने पढ़ा, ये 6 एक्सेप्शंस थे जो कि हमें क्राइम के अगेंस्ट मिलते हैं। बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड जिसमें कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने डाले हैं। फ्रेंड्स, ये जो 6 एक्सेप्शंस हैं ना, इसमें से क्वेश्चंस बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं हर साल, क्योंकि ये एक्सेप्शंस हैं। आप वहाँ पे जो केस दिया जाएगा, आपको पैसेज दिया जाएगा, वहाँ पे आपको पूरा क्राइम सीन बना के बता देंगे। आपसे पूछेंगे कि क्या इट फॉलोइंग सिचुएशन कॉन्स्टिट्यूट्स अ क्राइम, सो आप टिक करेंगे आंसर येस। फिर उसके बाद आपको ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कैन मिस्टर ए प्लीड डिफेंस इन द फॉलोइंग केस। सो आपको क्लियर होने चाहिए आप कब आंसर टिक कर पाओगे या कब आंसर सही तरीके से अटेम्प्ट कर पाओगे, जब आपको ये जो 6 प्रकार के डिफेंसेस हैं ये एकदम क्लियर हों आपके माइंड में कि येस द पर्सन कैन प्लीड डिफेंस इन द फॉलोइंग 6 केसेस। तो ये जो 6 कॉन्सेप्ट्स हैं एकदम क्रिस्टल क्लियर कर लेना इनको एग्ज़ाम में जाने से पहले, कि वहाँ जाके आप कंफ्यूज ना हो। मिस्टेक कौन सी, मिस्टेक ऑफ लॉ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए जब आप एग्ज़ाम में जाओ। और देखो फ्रेंड्स, अगर आपने ये बात ध्यान दी हो, हमने अभी तक कुछ भी ऐसा टेक्निकल नहीं पढ़ा कि ओ शिट ये तो याद करना है, सेक्शंस याद करने हैं। देखिए ये सब आपको जब आप कॉलेज में जाओगे ना, आप तब करोगे।
आपकी सिर्फ एक जनरल अंडरस्टैंडिंग चेक होती है पेपर में। वो ये नहीं देखते कि ये लॉयर है कि नहीं है, बस वो ये देखते हैं कि क्या ये जो व्यक्ति या ये जो स्टूडेंट है जो पेपर दे रहे हैं ये कैपेबल हैं जनरल अंडरस्टैंडिंग जो है प्रिंसिपल्स की वो आप अप्लाई करने के, इनको चीज़ें जनरली समझ आती हैं या नहीं आती है, बस इतना ही चेक करना है। आप कई बार हो सकता है आप भूल भी जाओ एक्सेप्शन, लेकिन आप लॉजिक लगा के देखना ना, हर चीज़ लॉजिक है। क्या आप खुद को बचाओगे ना, आप पे कोई अटैक कर रहा है तो डेफिनेटली आप प्लीड कर सकते हो कि भाई मैं अपने आप को बचा रहा था, मुझसे हो गया। अब किसी केस में आपको पता है कि जैसे मैंने आपको चाय वाला एग्जांपल दिया था कि आप चल के जा रहे हैं, आपका पाँव फिसल गया और वो जो गर्म चाय थी किसी और पे गिर गई, तो डेफिनेटली आप वहाँ पे प्लीड कर सकते हैं कि आप क्यों आपका मेंस रिया नहीं था, प्रेजेंस ऑफ गिल्टी माइंड नहीं था, गलती हुई, मिस्टेक हुई, एक्सीडेंट था ये आपके साथ। तो ये 6 चीज़ें क्रिस्टल क्लियर रखोगे तो ही आंसर वहाँ ठीक से कर पाओगे अटेम्प्ट। यहाँ कंफ्यूज हो गए ना तो आई थिंक द क्वेश्चन इज डूम्ड। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। वहाँ पे हम थोड़े से क्वेश्चन देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अंडर द आईपीसी इज अवेलेबल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ, किस के लिए अवेलेबल है, सेल्फ एंड ऑफ प्रॉपर्टी, सेल्फ अदर ह्यूमन एंड ऑफ प्रॉपर्टी, सेल्फ एंड अदर ह्यूमंस एंड ओनली सेल्फ। तो जो ये प्राइवेट डिफेंस है आप किस केस में अप्लाई कर सकते हो, मतलब आप देखिए फिर वही एक एक करके हम एलिमिनेट करते हैं। सिर्फ खुद के नहीं, खुद के इसको हटाइए। क्या आप अपनी प्रॉपर्टी, आप पता चल रहा है कि आपकी प्रॉपर्टी पे कोई नुकसान करने आ रहा है, आपको पता है कि आपके घर में कोई आग लगाने वाला है, तो आप उसको रोकने के लिए कुछ भी करोगे ना, तो ओनली सेल्फ तो ये रूल आउट हो गया। अब मान लीजिए सेल्फ अदर ह्यूमन एंड प्रॉपर्टी, तो ये अदर ह्यूमन के केस में तो क्या था, नेसेसिटी वाला केस आ जाएगा। देखिए यहाँ कन्फ्यूजन अराइज होती है। ठीक है, तो यहाँ क्या था, सोसाइटी को हार्म होने वाला था, इसके लिए आपने कुछ ऐसा एक्शन लिया कि उनको हार्म ना हो, दैट इज द थर्ड पर्सन। सो व्हेन यू आर डिफेंडिंग द लाइफ ऑफ द थर्ड पर्सन, so that is the case of necessity and it is not the case of private defense। अगेन आपको समझा देती हूँ कि जब आप खुद की आत्मरक्षा करते हो तभी आप प्राइवेट डिफेंस का यूज कर सकते हो, बट जब आप किसी और की जान की रक्षा करते हो या करना चाहते हो, दैट कम्स अंडर नेसेसिटी एंड इट डज नॉट कम अंडर प्राइवेट डिफेंस। ठीक है, तो ये भी रूल आउट हो गया। अब सेल्फ एंड अदर ह्यूमंस, भाई नहीं, अभी हमने पढ़ा था कि प्रॉपर्टी भी बचाने के लिए अगर हम कोई एक्शन लेते हैं तो वो प्राइवेट डिफेंस में आता है, ये रूल आउट हो गया। और हमारे पास बचा क्या आंसर, सेल्फ एंड ऑफ प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी भी किसकी, खुद की, क्योंकि जब हम किसी थर्ड की प्रॉपर्टी को बचाएंगे तो फिर कौन सा डिफेंस आ जाएगा, दैट इज द केस ऑफ नेसेसिटी। आई होप इट इज क्लियर कि प्राइवेट डिफेंस और नेसेसिटी में क्या फ़र्क होता है। प्राइवेट डिफेंस जब खुद की सुरक्षा, खुद की प्रॉपर्टी की सुरक्षा, नेसेसिटी जब आप किसी और का नुकसान या हार्म होने से बचाते हो, किसी और के प्रॉपर्टी को हार्म या नुकसान होने से बचाते हो, दैट इज द केस ऑफ नेसेसिटी। चलते हैं नेक्स्ट पे। अब ये जो मैक्सिम है दैट इज इग्नोरेंशिया फेसिट डॉट एक्सक्यूजैट, इग्नोरेंशिया ज्यूरिस नॉन एक्सक्यूज्ड। इसका मतलब क्या है, ignorance of fact excuses, ignorance of law does not excuse, ignorance of law excuses, ignorance of fact does not excuse, ignorance due to which mistake occur is excused if done in good faith, ignorance due to which a vital mistake occur is not excused even if done in good faith। तो इसका आंसर क्या होगा, मैंने आपको पढ़ाया था, ignorance of fact तो आप एक्सक्यूज प्लीड कर सकते हो, बट इफ इग्नोरेंस ऑफ लॉ कैन नॉट बी प्लीडेड एज एक्सक्यूज, क्योंकि लॉ कहता है कि आपको ये पता होना चाहिए, आपसे एक्सपेक्टेशन रखी जाती है कि जहाँ आप रह रहे हैं, आप पले बड़े हैं, तो आपको वहाँ के सराउंडिंग्स के लॉज एंड प्रोसीजर्स पता होने चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा, इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट कैन बी टेकन एज एक्सक्यूज बट इग्नोरेंस ऑफ लॉ कैन नॉट बी टेकन एज एक्सक्यूज। तो ये चीज़ें याद रखनी है। मैंने आपको बोला था मैक्सिम्स के लिए अलग से एक छोटी सी डायरी बना लो, अगर आप करेंगे तो आपके लिए अच्छा है, नहीं करते तो फिर भाई भगवान मान ले कि आपका, हम तो पढ़ा ही सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, क्यों भाई। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द वाइटल इंग्रेडिएंट्स ऑफ क्राइम, फट से याद आ जाना चाहिए आपको,
कि 3 जो वाइटल इंग्रेडिएंट्स हैं वो क्राइम के वो क्या थे? नॉलेज, इंटेंशन, एक्शन। मोटिव, इंटेंशन, नॉलेज। मोटिव, मेंस रिया, एक्टस रियस, ओनली एक्टस रियस एंड मेंस रिया। तो क्या होगा इसका आंसर? नॉलेज तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं था, तो ये खत्म। ठीक है, मोटिव, इंटेंशन, नॉलेज। नॉलेज अगेन यहाँ पे ऐसे एलिमिनेट करते चलना है। वहाँ पे देखिए एलिमिनेट होंगे, एंड में 2 बचेंगे, उनमें प्रॉब्लम होगी। 2 ऑप्शन तो आप आराम से एलिमिनेट कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपने पढ़ाई करी है। ठीक है, ये दोनों खत्म। चलिए अब ओनली एक्टस रियस एंड मेंस रिया, एंड थर्ड इज मेंस रिया, एक्टस रियस एंड मोटिव। तो इसका आंसर क्या होगा? मेरे ख्याल से मोस्टली आप ये राइट करोगे, लेकिन ये राइट नहीं है। मोटिव होना चाहिए, गिल्टी माइंड होना चाहिए, और उसको एक्ट में भी बदलना चाहिए, तभी जाके उसको हम बोलेंगे। फिर से जाके क्राइम सीन रिवाइज करिए कि क्या क्राइम के एसेंशियल फीचर्स होते हैं, अगर आपको थोड़ी सी भी कंफ्यूजन हो रही है तो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Radhe went out for a party with his friends and drank alcoholic drinks. Under the influence of alcohol, he entered into fight with the bartender and killed him. His lawyer pleaded the defense of intoxication. मिलेगा या नहीं बताइए? The defense of intoxication is not available to him because he voluntarily got intoxicated. It is available to him. भाई नहीं, कतई नहीं। क्यों? आप मार थोड़ी सकते हो किसी को ऐसे। Defense of intoxication is available only when you don't pay for drinks. What is this? एकदम invalid, खत्म। नन ऑफ दीज नहीं, क्योंकि हमने पढ़ा था डिफेंस ऑफ इंटॉक्सिकेशन इज नॉट अवेलेबल टू हिम बिकॉज ही वॉलेंटरली गॉट इंटॉक्सिकेटेड। उसे पता था कि अगर वो पिएगा तो डेफिनेटली इसके कुछ रिप्रिकॉशंस होंगे, हो सकता है वो अग्रेसिव हो जाए, हो सकता है वो स्लो हो जाए, और उस वॉलेंटरी एक्शन के बाद उन्होंने कुछ ऐसा किया, तो ये जो डिफेंस ऑफ इंटॉक्सिकेशन है इट इज़ नॉट अवेलेबल। डिफेंस कब मिलता है इंटॉक्सिकेशन का? जब ये एक्शन इनवॉलेंटरी होता, मतलब राधे को नहीं पता होता कि उसकी जो ड्रिंक्स है उसमें अल्कोहल या ड्रग्स मिला दिए गए हैं। ये अभी है हमने बात पढ़ी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द इन्फॉर्मर टोल्ड द आर्मी ऑफिसर दैट लैंड माइन्स वर इंस्टॉल्ड एट गेट नंबर 1 and hence he should enter from gate number 2. He had gathered this information and believed it to be true. The officer used gate number 2 and as he walked, the landmines blasted and he died. तो क्या सिचुएशन थी? एक इन्फॉर्मर है और ने आर्मी ऑफिसर को बोला कि भाई साहब आप गेट 1 से मत जाना, वहाँ पे बम फट सकता है। आर्मी ऑफिसर ने विश्वास करते हुए गेट नंबर 2 से एंट्री ली। जैसे गेट नंबर 2 से ली तो वहाँ पे बम फट गया। तो अब 2 चीज़ें हो सकती हैं, देखते हैं क्या आंसर होगा। इन्फॉर्मर इज लाइबल एज द इन्फॉर्मेशन वॉज नॉट करेक्ट। इन्फॉर्मर इज नॉट लाइबल एज द इन्फॉर्मेशन वॉज गिवन ऑन टाइम। इन्फॉर्मर इज नॉट लाइबल एज द इन्फॉर्मेशन वॉज गिवन इन गुड फेथ एंड नन ऑफ दीज। तो क्या होगा? इन्फॉर्मेशन इज अब ये एक हो सकता है कि भाई इन्फॉर्मर लाइबल है, इन्फॉर्मेशन करेक्ट नहीं थी, तो भाई खबरची हो सकता है उसका कोई इंटेंशन हो। तो अब यहाँ पे हम जाके क्या करेंगे? इंटेंशन पता लगाएंगे। किस चीज़ का इंटेंशन? मेंस रिया, दैट इज़ गिल्टी माइंड। क्या इन्फॉर्मर का माइंड गिल्टी था? अगर गिल्टी था देन ही इज़ सर्टेनली लाइबल। सो अभी यहाँ पे और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। देखिए हमें कुछ भी चीज़ ना प्रज्यूम नहीं करनी है, जितने फैक्ट्स दिए गए ना उसके बेसिस पे ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। अपने आप हम मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं बनाएंगे कि भाई इन्फॉर्मर, क्या पता इन्फॉर्मर का गिल्टी माइंड हो, क्या पता इन्फॉर्मर का गिल्टी माइंड नहीं हो। यहाँ ऐसा कुछ दिया हुआ है? नहीं दिया गया ना, तो हम इस आंसर को बोलेंगे गलत। इन्फॉर्मर इज नॉट लाइबल एज द इंफॉर्मेशन वॉज गिवन ऑन टाइम, ये भी गलत। इन्फॉर्मर इज नॉट लाइबल एज द इंफॉर्मेशन वॉज गिवन इन गुड फेथ। भाई गुड फेथ में इंफॉर्मेशन दी गई है ना। इन्फॉर्मर इज नॉट लाइबल, दिस इज द करेक्ट आंसर। Moving on, next question. The legal maxim actore incumbit onus probendi means, क्या मतलब है इसका? The offender must not do the prohibited act. The burden of proof lies on the plaintiff. The onus of proving his innocence is on the defendant. And none of these. ये एक और legal maxim है जो कि आपको पता होना चाहिए। बार बार फिर बोलूँगी कि जो लीगल मैक्सिम है इनकी अलग से एक छोटी सी डायरी या नोट्स बना लीजिए। और इस लीगल मैक्सिम का मतलब क्या है कि जिस इंसान या व्यक्ति जिसने किसी के अगेंस्ट केस फाइल किया है, सो देखिए 2 पार्टीज होती हैं केस में, एक तो होते हैं प्लेंटिफ, ठीक है, और दूसरे होते हैं डिफेंडेंट। तो प्लेंटिफ तो कौन होते हैं? जो केस फाइल करते हैं। मान लीजिए ए को लगता है कि बी ने जानबूझ के उनको कोई नुकसान पहुंचाया, तो इस केस में ए ने कंप्लेन फाइल करी, तो ए तो हो गए प्लेंटिफ या कंप्लेनेंट, मतलब जिन्होंने कंप्लेन फाइल करी है, ठीक है। और डिफेंडेंट कौन हो गए? जिनके अगेंस्ट केस फाइल हुआ है, जो यहाँ अपना डिफेंस कर रहे हैं।
सो इस मैक्सिम का मतलब ये है द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द प्लेंटिफ। जो केस फाइल कर रहा है उसी के ऊपर बर्डन है ये प्रूफ करने का कि बी का एक्शन या जिसके अगेंस्ट वो केस कर रहे हैं उनकी गलती है। भाई कोर्ट थोड़ी जाएगा पता करने, कोर्ट तो सिर्फ सुनेगा दो पक्षों को कि ए क्या बोल रहे हैं और बी किस तरीके से अपना डिफेंस कर रहे हैं। सो जो बर्डन है प्रूफ करने का कि किसकी गलती है और किसकी नहीं, वो किसके ऊपर है, ए के ऊपर। डेफिनेटली जो डिफेंस का ओनर्स है, डिफेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बी पे आएगी, लेकिन द बर्डन टू प्रूफ कि बी की गलती है या नहीं इज ऑन द कंप्लेनेंट उर्फ प्लेंटिफ। सो इस लीगल मैक्सिम का मतलब हो गया ये। चलते हैं आज के आखिरी सवाल पे और उसके बाद मैं आपको उसका आंसर बताऊंगी जो मैंने आपको असाइनमेंट दी थी पिछले वीडियो में। सो ए हैज़ केप्ट बी ऑन द गन पॉइंट एंड इज अबाउट टू शूट हिम। टू सेव बी, सी थ्रोज अ स्टोन एट ए एंड इट हिट्स एज हेड एंड ए डाइज ऑफ एक्सेसिव ब्लीडिंग। अब ये क्या केस है, सेल्फ डिफेंस का है, नेसेसिटी का क्या है, चीख चीख के समझाया था, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सी इज़ नॉट लाइबल, सी इज़ नॉट लाइबल बिकॉज ए वॉज कीपिंग बी एट द रिस्क। सी इज़ नॉट लाइबल बिकॉज ही एक्टेड दिस वे टू प्रोटेक्ट द लाइफ ऑफ सी एंड नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे सॉरी ये प्रोटेक्ट द लाइफ ऑफ ये होना चाहिए बी हो गया। सो सी इज़ नॉट लाइबल, सी इज़ नॉट लाइबल बिकॉज ए वॉज कीपिंग बी। नहीं, इसका सबसे फीसिबल ऑप्शन क्या है, सी इज़ नॉट लाइबल। क्यों? क्योंकि ये केस किसका है, नेसेसिटी का। जान बचानी थी, ग्रेटर हार्म होने वाला था, इसलिए उन्होंने उसको पत्थर मारा जिस वजह से ए की डेथ हो गई। और ये यहाँ पे कहाँ पे डिफेंस प्लीड करेंगे, अंडर द एक्सेप्शन ऑफ नेसेसिटी of IPC, that is Indian Penal Code. Now coming on to the questions and the assignment that I've asked you to do in the previous video जो था कि 1862 में आया हमारा इंडियन पेनल कोड। उससे पहले इंडिया में जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम था वो कौन से लॉज के अकॉर्डिंग गवर्न होता था, तो इसका आंसर ये है वो गवर्न होता था मोहम्मदन लॉ के अकॉर्डिंग। क्योंकि उससे पहले क्या थे, अगर आप देखेंगे तो हम पे कौन रूल कर रहा था, जो लास्ट रूलर्स थे वो थे मोहम्मदन किंग्स थे, मुस्लिम किंग्स थे, और लास्ट किंग सबसे जो पावरफुल थे वो थे औरंगजेब। तो इससे पहले कौन थे, जहांगीर, शाह, अकबर, बाबर, हुमायूं। इनका सीक्वेंस डेफिनेटली मैंने सही नहीं बोला, बट बहुत टाइम तक हम लोगों को किन्होंने रूल किया है, जो मुस्लिम रूलर्स थे उन्होंने, और उन्हीं के जो सिस्टम बनाया गया था उस द्वारा ही हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है गवर्न होता था। आफ्टर कमिंग अप ऑफ ब्रिटिशर्स एंड आफ्टर द एनैक्टमेंट ऑफ दिस IPC हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो इसके अकॉर्डिंग गवर्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा था वो ये था कि एट प्रेजेंट इंडिया के कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा क्राइम रेट है, तो इसका जो जवाब है उत्तर प्रदेश है। और ये जो डेटा है ये कौन पब्लिश करता है, NCRB। अब ये NCRB क्या है ये हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। और अगर आपको फिर भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है या क्यूरियोसिटी है जानने के लिए, तो वीडियो ख़त्म होने के बाद आप प्लीज़ गूगल कीजिएगा कि NCRB क्या है। बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे इंडिया की इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस, और इसका क्या रोल है हमारे कंट्री में। तो डू रीड अबाउट दिस NCRB। एंड विद दिस आई वुड लाइक टू वाइंड अप द वीडियो फॉर द डे। आई होप आपने आज का लेक्चर इन्जॉय किया होगा कि किस तरीके से कोई जो अक्यूज है वो डिफेंस प्लीड कर सकते हैं इन द कोर्ट ऑफ लॉ। और उसके अंडर हमने पढ़े 6 डिफेंसेस, जो कि क्या क्या थे। एक तो था प्राइवेट डिफेंस, एक था नेसेसिटी, एक मिस्टेक, एक एक्सीडेंट, एंड एक था जो फर्स्ट वन था एक इंटॉक्सिकेशन, एंड लास्ट वन इज अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। सो ये 6 डिफेंसेस हमने पढ़े। एंड विद दिस आई वुड लाइक टू कंक्लूड द वीडियो। सो फ्रेंड्स, स्टे होम, स्टे फिट, एंड बाहर जाएं तो प्लीज़ मास्क पहन के जाएं, क्योंकि मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। 2 गज दूरी बना के रखें, 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस लिसनिंग।